नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के बायोलॉजी, जिसका अध्याय 7 है, जो कि है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसका आज हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है ओरेपन, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात डार्विन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 26, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है 18। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात 23। ठीक है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समजात अंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया अवशेषीय अंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है समृद्धि अंग और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी अर्थात समृद्धि अंग। समृद्धि अंग है क्या, कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख क्या है तो एक समृद्धि अंग है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया समजात अंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया अवशेषीय अंग, तीसरा ऑप्शन है समृद्धि अंग और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात अवशेषीय अंग। समझ में आ गया इतना तक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है वेंडेन, तीसरा ऑप्शन है मेंडल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात नॉन ऑफ दीज। इनमें से किसने भी जिन शब्द का प्रस्तावना नहीं किया था। तो किसने किया था तो जॉनसन ने किया था, जॉनसन ने किया था। ठीक है, यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यदि जॉनसन दिया रहे तो उस पर जॉनसन पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। पुनः खोज से क्या है संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शर्मक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लेमार्क, तीसरा ऑप्शन है डार्विन और चौथा ऑप्शन है लिनियस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात समरक। समरक एक ऐसा वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियमों की खोज की पुनः संबंधित है। ठीक है, मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं किससे बने होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है डीएनए के द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया डीएनए तथा आरएनए के द्वारा, तीसरा ऑप्शन डीएनए प्रोटीन व आरएनए और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि डीएनए तथा आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। लेकिन आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? या 2 नंबर में पूछ सकता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, या पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिलहाल अभी जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात प्रोटीन डीएनए व आरएनए के बने होते हैं गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र, तीसरा है जीन और चौथा है हरित लवक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात डीएनए। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, ठीक है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर पूछ दिया ना, मैं पहले ही बता दिया था, पहले प्रश्न में बता दिया था कि जीन की प्रस्तावना किसने की थी, जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया था, तो मैं पहले बता दिया था जॉनसन। यहाँ पर पूछ भी दिया है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉनसन। समझ में आ गया? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है साफ जल में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गंदा जल में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मीठा जल में और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात गंदा जल में। मादा एनोफिलीज जो मच्छर है वह गंदा जल में ही उत्पन्न होते हैं, याद रख लीजिएगा। यह बहुत ही बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है साफ जल में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गंदा जल में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मीठा जल में और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात साफ जल में। डेंगू किस में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में होते हैं, ठीक है। या कूलर का जो पानी चेंज नहीं करने पर उसमें क्या हो जाता है? डेंगू नामक मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं साफ जल में, ठीक है। तो कूलर में साफ जल होता है जिसे चेंज ना करने पर उसमें डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं और उसे काटने पर डेंगू रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साफ जल, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवशेषीय अंक का उदाहरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कर्ण पल्लव की पेशिका, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पुच्छ कशेरुकियाएँ, तीसरा ऑप्शन है निषेचक पटल और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। विशेष अवशेषीय अंक का उदाहरण कौन है? तो कर्ण पल्लव की पेशिकाएँ, पुच्छ कशेरुकियाएँ और निषेचक पटल और इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समजात अंगों के उदाहरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया हमारे दांत तथा हाथी के दांत, तीसरा ऑप्शन दिया गया आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद क्या है? समजात अंगों के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया चीन के विद्यार्थी से, दूसरा ऑप्शन दिया गया चिंपैंजी से, तीसरा ऑप्शन दिया गया मकड़ी से और चौथा ऑप्शन है जीवाणु से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात चिंपैंजी से, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वह चिंपैंजी थे। चिंपैंजी से फिर हम अपने मानव रूप में अवतरित हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पूर्वज किससे थे? चिंपैंजी थे, तो उसी से समानता है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन प्रश्न दिया गया है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अधिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक समान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात अधिक, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि मंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया मटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया चना, तीसरा ऑप्शन दिया गया सेम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अर्थात नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात मटर। ठीक है, मटर को उन्होंने चुना था, जो कि साधारण मटर था, कोई विशेष नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रेडरिक मिशेल ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है नाभिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा ऑप्शन है NHO3 और चौथा ऑप्शन है HCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात नाभिक अम्ल। नाभिक अम्ल को फ्रेडरिक मिशेल ने न्यूक्लिक अम्ल कहा। ठीक है, यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसलिए आप इसे भी याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1928 में ग्रिफिथ, दूसरा ऑप्शन है 1909 में जोहानसन, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1902 में टी बोवेरी एवं WS सट्टन और चौथा ऑप्शन है 1944 में मोकार्ट्रे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात 1928 में ग्रिफिथ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया अर्ध गुणसूत्री, दूसरा है क्रोमोस्टेम। ठीक है, पहला अर्ध गुणसूत्री, दूसरा है क्रोमोस्टेम, तीसरा गुणसूत्र बिंदु और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है अर्थात नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात अर्ध गुणसूत्री। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समजात, दूसरा ऑप्शन दिया गया अवशेषी अंग, तीसरा ऑप्शन है समृद्धि अंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात समजात अंग। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उपचयन, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है अपचयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात उपचयन। उपचयन अर्थात ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी अभिलक्षणों का अध्ययन किया। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 3, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 5। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 3:1 और तीसरा ऑप्शन है 1:2:1 और चौथा ऑप्शन है 1:3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 3:1। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसलिए आप इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधा का फिनोटॉपिक अनुपात था। तो इसमें पहला ऑप्शन है 3:1, दूसरा ऑप्शन है 9:3:1 है, तीसरा ऑप्शन है 1:1, चौथा ऑप्शन है 1:2:1। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 9:3:3:1। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें पहला है XX, दूसरा ऑप्शन है XY, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात XX। यदि XX होगा तो वह क्या होगा, लड़की होगी अर्थात स्त्री होगी। यदि XY हो तो वह लड़का होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्त्रियों की लिंग XX है। ठीक है, ज़्यादा समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी अर्थात XY। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है मेंडल, तीसरा ऑप्शन है जेम्स वाटसन और चौथा ऑप्शन है फ्रांसिस क्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात डार्विन द्वारा। ठीक है,
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया होमो इरेक्टस और दूसरा ऑप्शन है होमो हेबिलियस, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है होमो सेपियंस, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात होमो सेपियंस, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका में, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया में और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात अफ्रीका में, ठीक है। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था। सबसे पहले मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। तो इसमें पहला है समरूप, दूसरा ऑप्शन है समजात, तीसरा ऑप्शन है समृद्धि और चौथा ऑप्शन है जिमास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात समरूप। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात समरूप, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स मूर, चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है वह प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक थे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और तीसरा ऑप्शन है जेसी बॉस और चौथा ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिड एटोनिन और दूसरा ऑप्शन है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिड एसिड और तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिड एनीमिया और चौथा ऑप्शन है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिड एक्टिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिड एसिड, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कर्णपाली, दूसरा ऑप्शन है कर्णरक्षक, तीसरा ऑप्शन है कर्णपोशी और चौथा ऑप्शन है कर्णधार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात कर्णपाली, ठीक है। यह बहुत ही VVI प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया लामार्क, दूसरा ऑप्शन है डार्विन और तीसरा ऑप्शन है अरस्तू और चौथा ऑप्शन है वाइसमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात लामार्क। लामार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, अर्थात विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव की क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीन स्वरूप, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन स्वरूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जीन स्वरूप, दूसरा ऑप्शन है जीनोटाइप, तीसरा ऑप्शन है लक्षण स्वरूप या फिनोटाइप और चौथा ऑप्शन है जेनेटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात लक्षण स्वरूप या फिनोटाइप, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है नाविक, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है पादरी और चौथा ऑप्शन है कृषक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात पादरी थे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है पी से, दूसरा ऑप्शन है टी से और तीसरा ऑप्शन है एफ से और चौथा ऑप्शन है एस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात पी से, ठीक है। मंडल ने जनक पीढ़ी को किससे दर्शाया, तो पी से दर्शाया, ठीक है।
यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में ऐसे समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जीन विकास, दूसरा ऑप्शन है जीन कोश, तीसरा ऑप्शन है भ्रूण विकास और चौथा ऑप्शन है भ्रूण कोश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात जीन कोश, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिनमें पहला लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है, तीसरा स्वपरागन होता है और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात लैंगिक जनन होता है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आणविक व्युत्क्रमण और दूसरा ऑप्शन है आणविक जातिवृत्ति और तीसरा ऑप्शन है आणविक विलोपन और चौथा ऑप्शन है आणविक संकलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात आणविक जातिवृत्ति, ठीक है। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मंडल को, दूसरा ऑप्शन है मेंडल को, ठीक है, दूसरा ऑप्शन डार्विन को और तीसरा ऑप्शन है अरस्तु को, चौथा ऑप्शन है हैंडल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात मेंडल को, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है डार्विन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मेंडल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है हैंडल के द्वारा और चौथा ऑप्शन है अरस्तु के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात मेंडल के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के और तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षी तथा तितली के पंख है। तो इसमें पहला ऑप्शन है समझातंग, दूसरा ऑप्शन है असमझातंग और तीसरा ऑप्शन है अवशेषिंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात असमझातंग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी जीव की जीनस संरचना कहलाता है। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया गया लक्षण स्वरूपी या फिनोटाइप, दूसरा ऑप्शन है जीन स्वरूपी या जीनोटाइप और तीसरा ऑप्शन है अनुवांशिकी और चौथा ऑप्शन है विभिन्नता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात जीन स्वरूपी या जीनोटाइप, ठीक है, जीन स्वरूपी या जीनोटाइप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जीवाश्म विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण विज्ञान और तीसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान और चौथा ऑप्शन है अनुवांशिकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात अनुवांशिकी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है चिंपैंजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे यदि आपको कुछ लाभ हुआ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।